hydrogen atoms in the atomic state is excited to an energy level such that the electrostatic potential energy of hydrogen atom becomes minus of 1.7 electron volt. अब आप खुद ही सोच के बताओ कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम अगर माइनस 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कौन से लेवल पे है वो? ये समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है इस डेटा से? ये आप तो ऑब्वियसली बोले तो आपको समझ आ रही है, बाकी लोगों को समझ आनी चाहिए। बाकी लोगों को समझ आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जस्ट हाफ ऑफ, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं, हाफ, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। सो देयरफॉर टोटल एनर्जी अगर मैं nth ऑर्बिट में लिख रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी का nth ऑर्बिट में जस्ट हाफ लिखना है, और ये नेगेटिव ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। और इसको देखते ही आपको ये पता चल गया कि जो फाइनल n इक्वल टू स्टेट, मतलब n स्टेट था जो हमारा, वो n इक्वल टू 4 पे था। अब ये कैसे याद रखा आपने, कैसे निकाला आपने? क्योंकि आपको वैल्यूज याद है, इसीलिए। अगर नहीं याद है तो आप मेहनत करके आप निकालेंगे उसको पहले। नाउ द फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट हैविंग वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is exposed to emission spectrum of this gas. अब emission spectrum of this gas, आपको emission spectrum याद है क्या था? क्या था? जब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो चुकी है n equal to 4 पे, तो उसके पास नीचे आने के पॉसिबल ट्रांजिशंस बहुत सारे थे ना। ये तो यहाँ पे एक्साइटेड है, दिस इज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका डी एक्साइटेशन होगा। अब डी एक्साइटेशन होगा तो अलग अलग डी एक्साइटेशन हो सकती है, यहाँ से यहाँ आके, फिर यहाँ से यहाँ आके, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आके, फिर यहाँ से यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, या फिर डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाके आपका बाहर निकल सकता है। ये एक ट्रांजिशन हो सकता है। तो अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है? Now the photoelectric effect plate having work function of 2.3 electron volt is exposed to emission spectrum of this gas. मतलब ये सारे फोटोन्स उस पे पड़ रहे होंगे, जितने भी फोटोन्स निकल रहे हैं, 6 फोटोन्स यूनिक फोटोन्स निकल रहे हैं, सारे उसके ऊपर पड़ रहे होंगे। उसके बाद उसने क्या पूछा है? Assuming all transitions possible, find the minimum de Broglie wavelength of the ejected photoelectron. अब खुद ही सोच के देखो, ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, ठीक है, एक मेटल प्लेट है, और इसमें आप बहुत सारे फोटोन्स डाल रहे हो, बहुत सारे फोटोन्स डाल रहे हो। ऑब्वियसली इससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो भी सब अलग अलग एनर्जी लेके निकलेंगे, निकलेंगे नहीं निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेके निकलेंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग एनर्जी लेके निकल रहा है तो उसका de Broglie वेवलेंथ अगर पूछ रहे हैं सबसे कम होना चाहिए, मिनिमम चाहिए। इसका मतलब इससे ये पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए वो मैक्सिमम चाहिए, राइट? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब मिलेगा जब आपका फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, राइट? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। और एनर्जी ऑफ फोटोन अगर मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल कंसीडर करना पड़ेगा ना आपको। डेल्टा ई भी क्या होनी चाहिए? आपको मैक्सिमम होनी चाहिए, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? फ्लो चार्ट समझ आ रहा है कहां से कैसे सोच रहे हैं, राइट? अब खुद ही सोच के देखो, इस डी एक्साइटेशन में सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस का फोटोन आपको कौन सा मिला है? ये वाला, राइट? 4 से 1। दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी फोटोन, राइट? दिस इज द फोटोन जो कि आपका डेल्टा ई आपको मैक्सिमम देगा यहाँ पे, ठीक है? और इसी से आपको बेसिकली एक्साइटेशन करवानी है। तो अब हमारा मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन हैज एनर्जी ऑफ फोटोन लिख रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा ई का मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट इज बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू 4 से 1 का ट्रांजिशन। एंड 4 से 1 का ट्रांजिशन आपको n इक्वल टू 1 का पता है, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड n इक्वल टू 4 का है आपका 0.85 माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फिर इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों की डिफरेंस कितनी आ रही? 13.6 से आप 0.85 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ रही है। दिख रही है आपको? एनर्जी डिफरेंस 12.75 की है। इसका दिस इज 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिल रहा है आपको। तो यहां से देखो आपको के मैक्स मिल जाएगा। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल कम आउट टू बी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड माइनस ऑफ कहां गया आपका 2.3 वर्क फंक्शन 2.3 है। सो 2.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 10.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। अब ये किसका काइनेटिक एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन का। और अब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको याद है लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती थी? याद है?
लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंगस्ट्रॉम जब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू को हम लिखते थे रूट अंडर 150 रूट अंडर 150 by energy in electron volt. एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे 12400 मत कर देना, वो कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो फोटोन का रिजल्ट है, हमें यहाँ पे डे ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, तो वो नहीं यूज करेंगे। इसी की वैल्यू को जब आप लिखते थे तो अप्रोक्सीमेटली 12.27 एंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 10.45 ये आ जाएगा। दिस इज फाइनली एंगस्ट्रॉम में आपको मिल जाएगा। अभी वैल्यू कितना आएगा ये कैलकुलेशन आपको दिख ही रहा है, बहुत एब्सर्ड आने वाला है। आप अप्रोक्सीमेट करो ना, आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये तो बहुत बार यूज किया आपने कि रूट अंडर 10 आता है तो इसको अप्रोक्सीमेटली पाई लिख लेते हैं, आपको याद है? अच्छा, याद है? 3.14 तो रूट अंडर 10.45 है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 3.2 अप्रोक्सीमेटली। नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 3.2 ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करके हम 12.27 एंड डिवाइडेड बाय 3.2 कर लेते हैं। 3 4 12 होता है, तो ये पक्का है 4 तो नहीं आएगा, 4 से थोड़ा छोटा आएगा, तो अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 3.8 या 3.9 के आसपास आएगा। 3.8 टू 3.9, 3.8 टू 3.9 कुछ एक वैल्यू होना चाहिए एंगस्ट्रॉम में। हो गया आंसर। अब देखो ये कैलकुलेशन कितनी जल्दी हुआ मेरा, आप खुद ही देखो कितने सारे डेटा हमने यूज किए। अदरवाइज आप कभी भी देखो मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, कैलकुलेटिव होता है, बट वो कैलकुलेशन को छोटा करने का तरीका है। रिजल्ट्स याद रखना है आपको। समझ आ रही सभी को? अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? ठीक है। In Bohr's theory, the potential energy of an electron in position is k r square by 2. पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। अब बोला है क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, मतलब आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ के टर्म्स में आपको एनर्जी फाइंड करनी है। अब आप ये सब मत लिखना कि मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो मतलब नेगेटिव में हाफ लगा देते हैं तो हो जाता है, क्योंकि वो सब एक्सप्रेशंस कब डिराइव्ड है? वो सब तब डिराइव्ड है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ का रूल होता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को आपने के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करके निकाला था एंड दैट वाज इक्वेटेड टू mv स्क्वायर बाय आर। तो वो रिजल्ट वैलिड है तब आपका वो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट यहाँ पे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट ही उसने चेंज कर दिया है, तो इसलिए आप वो सब मत लिखना। हाँ बट पॉस्टुलेट्स ये है, बोर्स थ्योरी उसने यूज किया है, बोर्स थ्योरी को वो यूज कर रहे हैं। बोर्स थ्योरी ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है वही इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। अब उस फोर्स का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दिया उसने, न्यूमेरिकल वैल्यू बेसिकली चेंज कर दिया है, बट थ्योरी अभी भी वही है। फोर्स बेसिकली उन दोनों का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वही उसको वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। एंड दूसरा पोस्टुलेट कौन सा था? दूसरा पोस्टुलेट था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन विल स्टे इन दोज ऑर्बिट्स ओनली इन विच एंगुलर मोमेंटम विल बी क्वांटाइज्ड, मतलब mvr इक्वल टू n टाइम्स h by 2 पाई। तो वो यूज करना है आपको। तो हम करना स्टार्ट करते हैं ये चीज। के आर स्क्वायर बाई 2 ये पोटेंशियल जी दे रखी है उसने, तो u का वैल्यू आपको दे रखा है के आर स्क्वायर बाई 2 है। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बस आपको du by dr ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ du by dr लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दिस विल बी k into 2r एंड डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये kr हो जाएगा। एंड अब आपको पता है कि बोर्स थ्योरी से आप ये लिखते हो कि फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाय r होगी, तो देयरफॉर kr की वैल्यू को आप mv स्क्वायर बाय r से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको mv स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, दैट इज कमिंग आउट टू बी kr स्क्वायर। इसका v का वैल्यू है रूट अंडर k by m एंड दैट मल्टीप्लाइड विद r। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई काम की। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है? दूसरी इक्वेशन है mvr इक्वल टू n टाइम्स h by 2 पाई, n टाइम्स h by 2 पाई। पहला पोस्टुलेट हमने यूज कर लिया, अब सेकंड पोस्टुलेट यूज कर रहे हैं, तो ये भी यूज रिजल्ट होगा, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट होगा। हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक है v और एक है r, और हमने दोनों वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन लिख लिए हैं। अब एक को एलिमिनेट करेंगे, काम खत्म करेंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू आएगी आपके पास, पहले आप v निकाल लो यहाँ से, या r को एलिमिनेट कर लो, एक ही बात है यहाँ से, क्योंकि पोटेंशियल भी आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऐसे लिख लो m इंटू v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दिस विल बी रूट अंडर k by m इंटू r, और एक और है ही तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। अगर आप देखोगे तो r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट करें तो k r स्क्वायर बाई 2 चाहिए आपको, तो दिस विल बी k by 2 इंटू r स्क्वायर, एंड r स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हो, दिस इज nh by 2 पाई, एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ रूट अंडर ऑफ 1 by m k हो जाएगा, रूट अंडर m k, दैट्स इट। सो यार ये सो k का वैल्यू इधर से मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, तो ये हो जाएगा
NH/4 pi and that multiplied with root under K by M आ रही है. This is potential energy in nth orbit. तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम. सो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं इस बार, हमें आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है. अच्छा, आर स्क्वायर मिल गया मतलब वी स्क्वायर भी मिल गया. एम वी स्क्वायर इज के आर स्क्वायर. अच्छा, एम वी स्क्वायर तो खुद ही के आर स्क्वायर है. सो काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एंड दैट विल बी, एम वी स्क्वायर का वैल्यू हमने के आर स्क्वायर निकाला था, मतलब ये हाफ के आर स्क्वायर हो जाएगा. अगर ये हाफ के स्क्वायर है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली के आर स्क्वायर आएगा. और एग्जैक्टली के आर स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन nth ऑर्बिट है. इसका मतलब ये हो जाएगा आपका NH/2 पाई एंड इंटू रूट अंडर के बाई एम आ जाएगा. NH/2 पाई इंटू रूट अंडर के बाई एम. NH/2 पाई इंटू रूट अंडर के बाई एम. NH/2 पाई रूट अंडर के बाई एम आ जाएगा. समझ आ गई सभी को? देखो एक बार चेक करो. समझ आ गई सभी को? ठीक है. इसमें देखो, एन आइसोलेटेड हीलियम आयन इज एट रेस्ट. He+ आयन दे रखा है. He+ आयन मतलब ये क्या हो गया? हाइड्रोजन लाइक है ना ये? इज दिस हाइड्रोजन लाइक? है ना? उसके बाद उसने क्या रखा है? एट रेस्ट है. मतलब यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, दिस इज He+, ये रेस्ट पे पड़ा, दिस इज एट रेस्ट. उसके बाद क्या रखा? न्यूट्रॉन विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K0 कोलाइड्स हेड ऑन विद He+. ये सब एटॉमिक पार्टिकल है. दिस इज एटॉमिक कोलिजन वाला केस है. दिस इज न्यूट्रॉन एंड इसके पास एक एनर्जी है यहाँ पे. दिस हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ K0. Find the minimum value of K0 such that collision may be perfectly inelastic. तो perfectly inelastic करने के लिए कंडीशन तो आपने ऑलरेडी फाइंड किया था, आपको याद है? याद है आपको? एनर्जी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था, याद है आपको? K0 का, Ke का जो मिनिमम वैल्यू का रिक्वायरमेंट था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज K0 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, याद है क्या था आपका? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M. याद है आपको ये वैल्यू? राइट. अब वैल्यूज को एक बार सब्स्टिट्यूट करिए. He+ लिख रहे हैं. He+ मतलब कितना मास होगा उसका? कितना लिख रहे हैं? 4 यूनिट का. 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, राइट. और न्यूट्रॉन का मास कितना है? कितने का मास है न्यूट्रॉन के पास? 1 यूनिट का. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो तो ये कितनी आएगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर चाहिए, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्मॉल m प्लस कैपिटल M मतलब 5 हो जाएगा एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा. 4 कैंसिल आउट हो गया एंड 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10.2 को कितना आएगा? 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा. इसका मतलब K0 की जो मिनिमम वैल्यू है, K0 का मिनिमम वैल्यू वो कितना चाहिए आपको? 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चाहिए. मतलब अगर आपको चाहिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तो उस केस में 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको चाहिए. क्या आपको बात समझ आई है? समझ आई है? हाँ. ठीक.